नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारे चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग जो ALP टेक्नीशियन का सीरीज चला रहे हैं, इसी क्रम में आज 20/8/2018 का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिसमें कि विभिन्न प्रकार के GK GS और न्यूमेरिकल का क्वेश्चन कराता हूं दोस्तों, और विस्तृत व्याख्या भी करता हूं। इसलिए हर एक क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट मानकर सभी फैक्ट को याद रखने का प्रयास करें एवं कमेंट में जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है उसका आंसर भी देने का प्रयास करें। दोस्तों देखते हैं इसी क्रम में पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन देखें दोस्तों, इसमें से दिया है कि विषम की पहचान करें। इनमें से विषम क्या है, तो विषम के बारे में याद रखेंगे दोस्तों। यहाँ क्वेश्चन गलत है, इसलिए बार बार बोलते हैं, हर एक क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट मानकर देखेंगे। पहला क्वेश्चन ही गलत है दोस्तों। NaOH CuOH का होल ट्वाइस और NH4OH, ये तीनों क्वेश्चन, ये तीनों जो ऑप्शन है दोस्तों, ये क्षारीय प्रकृति के हैं, क्षारीय प्रकृति के हैं। जबकि ZnOH का होल ट्वाइस जो है उभयधर्मी होता है, यह जो है उभयधर्मी होता है। इसलिए क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन यानी कि यहाँ कोई आंसर होना चाहिए ये विषम ये है, तो याद रखेंगे दोस्तों। देखिए पहला क्वेश्चन ही गलत पकड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2018 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री कौन है। तो फरवरी 2018 तक सुरेश प्रभु जी थे, जो 3 सितंबर 2017 से लगातार पद को संभाले हुए थे। अभी वर्तमान में पीयूष गोयल जी इस मंत्रालय के मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, इसलिए इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है। तो दोस्तों कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो अपना लिंग बदल लेते हैं समयानुसार और परिस्थिति के अनुसार। उनमें से स्नेल आता है, जिसको कि घोंघा बोलते हैं गांव में, घोंघा स्नेल, वो अपना लिंग बदल लेता है। तो इसी क्रम में याद रखेंगे कि कुछ कोरल रीफ मछलियां भी अपना लिंग परिवर्तन करने में सक्षम हैं, जैसे क्लोन फिश हो गया, गोबीज हो गया, राइसिस हो गया, या फिर मोरे इल्स वगैरह होती है, वो सभी भी अपना लिंग परिवर्तन करने में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो दोस्तों जलाने पर ठोस से सीधे गैस में बदल जाते हैं, बिना द्रव में बदले हुए। ऐसे पदार्थों को ऊर्ध्वपातन पदार्थ कहते हैं और इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इनमें से अमोनियम क्लोराइड जो है ऊर्ध्वपातन कर सकता है, क्योंकि ये ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। कुछ और ऊर्ध्वपातित पदार्थ के नाम बताते हैं आप लोगों को, जो ऊर्ध्वपातन की क्रिया करते हैं, जिसमें याद रखेंगे अमोनियम क्लोराइड, ये तो हो गया। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस CO2, आयोडीन भी ऊर्ध्वपातित पदार्थ है, एल्युमिनियम क्लोराइड भी है, नेप्थलीन है, एंथ्रीसीन है, ये सभी ऊर्ध्वपातन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, पॉल रेवरे ब्रिटिशों के विरुद्ध अमेरिकी क्रांति में लड़ने वाले एक देशभक्त थे। तो कहता है उस शहर का नाम क्या है जहां वह रहते थे और जहां उनकी मृत्यु हुई। पॉल रेवरे का घर अभी भी उसी शहर में स्थित है। यानी कि कुल मिलाकर क्वेश्चन पूछा है कि पॉल रेवरे एक ब्रिटिश थे, अमेरिकी क्रांति में लड़ने वाला देशभक्त थे। पॉल रेवरे किस शहर में रहते थे, उसका उस शहर को बताना है। उनका घर जो है किस शहर में, तो बोस्टन में अभी भी घर उनका बना हुआ है। याद रखेंगे कि पॉल रेवरे जो हैं ब्रिटिश पॉल रेवरे ब्रिटिशों के विरुद्ध अमेरिकी क्रांति में लड़ने वाले देशभक्त थे। और पॉल रेवरे बोस्टन शहर, मैसाचुसेट्स, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में रहते थे। अब बोस्टन शहर में ही इनका मृत्यु हुआ था, क्योंकि क्वेश्चन में भी दिया था जहां उनकी मृत्यु हुई, तो बोस्टन में ही। और याद रखेंगे 1818 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये पेशे से स्वर्णकार थे और नक्काशाकार। स्वर्णकार मतलब जो सोने के आभूषण बनाता है या बेचता है, ऐसा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल के बीच से बिजली पारित की जाती है, सोडियम यानी कि NaCl के बीच से, NaCl का घोल है, इसके बीच बिजली प्रवाहित की जाती है, तो किस रूप में विघटित होती है, इसी के बारे में पूछ रहा है दोस्तों।
तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के बीच से बिजली पारित की जाती है तो विघटित होती है। जैसे 2NaCl, 2 NaCl का घोल रहता है, जल के जलीय घोल है जो H2O के साथ, तो ये विघटित हो जाती है 2NaOH और H2+Cl। जब NaCl के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, साथ में कैथोड पर हाइड्रोजन और एनोड पर क्लोरीन गैस निकलती है। इसलिए इसको याद रखेंगे। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आए उसको फिर से एक बार बैक करके सुनिए। भारतीय मूल की इंदिरा नूई है, निम्नलिखित में कौन सी कंपनी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO हैं? कौन कंपनी के CEO हैं? इंदिरा नूई। तो इंदिरा नूई पेप्सिको की CEO हैं, उस समय थे जिस समय क्वेश्चन पूछा जाता था। अभी पेप्सिको के CEO कौन है? तो याद रखेंगे जागृत कोटचा। जागृत कोटचा। बराबर पूछ देता है माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन है? तो सत्य नडेला याद रखेंगे। अमेजन का पूछ देगा, अमेजन का कौन है? तो एंडी जेसी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधों का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीजन है। पौधों में पाया जाने वाला प्राकृतिक ऑक्सीजन क्या है? तो IAA है, जो पौधा में सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीजन है। दोस्तों, ऑक्सीजन सर्वप्रथम याद रखेंगे मानव मूत्र से निकाला गया था। ये प्रायः तने और मूल के बढ़ते हुए शिखर पर बनता है और वहीं से क्रियाशील भाग में जाता है। IAA मतलब क्या होता है दोस्तों? तो इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, ये जो है प्राकृतिक ऑक्सीजन है। यहाँ पे देखिए NaA दिया हुआ है। NaA का फुल फॉर्म नेप्थलीन एसेटिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2016 के रियो ओलंपिक में कौन से भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने रजत पदक जीता था? तो पीवी सिंधु ने 2016 के रियो ओलंपिक, रियो कहाँ है दोस्तों? तो ब्राज़ील देश में है। वहीं 2016 का रियो ओलंपिक हुआ था और इसमें पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में रजत पदक जीता था और बैडमिंटन में रजत पदक जीतने वाली वह पहली भारतीय खिलाड़ी भी बनी थी। अभी 4 साल के बाद ओलंपिक होता है, तो 2020 का ओलंपिक जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ था, जो कि 2020 में स्थगित होकर 2021 में हुआ था, कोरोना के चलते 2021 में हुआ था। अमेरिका 1 नंबर पर था इसमें। और 2016 के रियो ओलंपिक ने भारत में 2 मेडल जीता था। 2 मेडल में सिल्वर मेडल एक ये जीते थे और एक साक्षी मलिक हैं, वो कुश्ती खेलते, उसमें 3rd पोजीशन, इनकी ब्रॉन्ज मेडल वो जीते थे, यही 2016 के रियो ओलंपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एम सतह यानी जिसको एम सेल बोलते हैं, एम सेल में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। किसी भी सेल में बताए थे दोस्तों कि अगर समायोजित करते हैं तो उसके लिए बताए थे 2n² होता है किसी भी की कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए। हम लोग सूत्र पढ़े थे कि विभिन्न प्रकार के कक्षा होते हैं, K, L, M, N। पहला कक्षा में K में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 2n²। पहला कक्षा में N, जहाँ N बराबर कक्षा की संख्या, तो N 1, तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 दूना 2, तो K में 2। L में कितना होगा? L दूसरा कक्षा है, तो N के जगह फिर 2 रखेंगे, तो 2 दूना 4 और दूना 8, तो L में 8 होगा। M है तीसरा कक्षा, तो फिर करेंगे 2n², तो M तीसरा कक्षा है, तो 2 का 2, और N के जगह तीसरा कक्षा, तो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 हो जाएगा ये, और 9 दूना 18, तो यही तो 18 आंसर दिया है। चौथा में फिर N के जगह ज्ञात रखेंगे, N बराबर होगा 2n², N का मान, तो 2 का 2, और N 4 होगा, तो 4 चौक 16 दूना 32, यानी कि N में 32 होगा, जो आगे क्वेश्चन में पूछ सके हो सके, इसलिए इसको याद में रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी गोलाकार दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है? तो यहाँ पे याद रखेंगे, ये सूत्र ही दिया है इसको कि याद रख लीजिएगा। यह प्रमुख अक्ष पर एक बिंदु है, मुख्य फोकस, जिसके माध्यम से प्रमुख अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें प्रतिबिंबित होने के बाद पारित होती है। यह मुख्य बिंदु पर इस बिंदु से उत्पन्न होती दिखाई देती है। कोई पूछेगा मुख्य फोकस क्या है, किसी गोलाकार दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है? तो मुख्य फोकस याद रखेंगे कि प्रमुख अक्ष पर मुख्य अक्ष पर एक बिंदु होती है जिसके समांतर प्रकाश की किरणें प्रतिबिंबित होने के बाद पारित हो जाती है, वहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तल और एक होता है अवतल। टाइम लगता है दोस्तों, लेकिन हर एक क्वेश्चन को याद रखेंगे क्योंकि पढ़ना है तो इतना जल्दीबाजी में काम नहीं होगा। स्थिर से सुनते रहें, थोड़ा सा तो टाइम देना ही पड़ेगा सीखने के लिए कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जाता है? तो बल के परिभाषा न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के से परिभाषित किया जाता है दोस्तों। कहा जाता है इसमें न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम में, या गैलीलियो का नियम भी प्रथम नियम को कहते हैं, या फिर जड़त्व का नियम भी प्रथम नियम को कहते हैं, जिससे कि बल की परिभाषा प्राप्त होती है। जब कोई वस्तु विराम की अवस्था में रहती है तो वो कोशिश करती है कि विराम की अवस्था में रहे, और या तो गति में चलती है तो कोशिश करती है कि गति में ही उसका गति बना रहे। इसी को तो न्यूटन का प्रथम नियम कहते हैं, या गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं, या जड़त्व का नियम कहते हैं। यानी कि कोई पूछे न्यूटन का प्रथम नियम या जड़त्व का नियम क्या है, तो सिंपल सा बोलना है, कोई वस्तु अगर गति में है तो वह चाहती है कि हमेशा हम गति में रहें, या जड़त्व में है रुकी हुई है तो चाहती है कि रुकी हुई रहे। यही जड़त्व का नियम या न्यूटन का प्रथम नियम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी धातुएं ठंडे पानी के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया करती है? कौन सा जो धातु है वो ठंडा पानी के साथ शीघ्रता से जो है ये करता है, अभिक्रिया करता है? तो दोस्तों इसमें पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, पोटेशियम। पोटेशियम समूह 1A का तत्व है। आवर्त सारणी अगर कोई डिटेल से पढ़े होंगे तो उनको पता चलेगा। 1A का तत्व है जो ठंडे पानी के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया करते हैं। 1A के तत्व लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है और सीजियम है। ये सभी जितने धातु हैं वो सभी ठंडे पानी के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आराम से बता रहे हैं क्वेश्चन दोस्तों, इतना डिटेल शायद ही कोई क्लास में किया जाता होगा, लेकिन ये चैनल मेरा उतना फेमस नहीं है, इसलिए आप लोगों को लगता होगा कि बढ़िया से शायद नहीं बताया जाता है। इसलिए हमारे साथ बने रहें और बेहतर किसी दूसरे चैनल के साथ कंपेयर करके देखें कितना डिटेल में मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा माँ के रक्त के भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है? कहता है कि मानव प्रजनन प्रणाली का ऐसा कौन सा हिस्सा है जो माँ के रक्त से जो भ्रूण पेट में होता है उसको भोजन प्राप्त करने में मदद करता है? तो गर्भनाल। जो बच्चा पैदा होता है तो देखते हैं उसका नाभि के साथ एक पाइप मतलब जुड़ा रहता है, उसी के माध्यम से जो है बच्चा को यानी कि भ्रूण को पोषण मिलता है। दोस्तों इसमें हम लोग देखते हैं कि गर्भाशय में भ्रूण के निर्माण के बाद शिशु जो है गर्भनाल, जिसको अंग्रेजी में प्लासेंटा बोलते हैं, उसके सहारे जुड़ा रहता है। इसी के अनुसार उसको ज़रूरत के अनुसार भोजन, पानी, पोषण सब कुछ बच्चा को मिलते रहता है। माँ जो खाती है और जो उस समय मतलब मांस या मछली या फिर शाकाहारी भोजन, वैसा ही उसका बच्चा बनता है। तो उसी के अनुसार उसको बच्चा में गुण प्राप्त होता है, प्लेसेंटा के अनुसार उसको भ्रूण को पोषण मिलता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस व्यक्ति का चयन कीजिए जो दिए गए समूह में असंगत है। यहाँ पे भी मेरे समझ से क्वेश्चन गलत है दोस्तों, मैं देखा हूँ। जैसे इसमें क्वेश्चन में दोस्तों दिया हुआ है सुनीता विलियम्स, जो एकदम गलत है। इसमें महेंद्र सिंह धोनी होना चाहिए। क्यों? इसको फिर से देखते हैं। इसलिए ये क्वेश्चन पे भरोसा मत करें ओरिजिनल आंसर पे, क्योंकि ओरिजिनल आंसर में बहुत गलत दिया हुआ है। इसलिए इसको हम लोग ध्यान देते हैं
क्या क्या है? महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेटर हैं, सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष यात्री हैं, कल्पना चावला भी अंतरिक्ष यात्री हैं, और राकेश शर्मा भी अंतरिक्ष यात्री हैं। यानी कि दोस्तों ऑप्शन 1 नंबर सही होगा, जो कि आपके क्वेश्चन में गलत दिया हुआ है, ये ऑप्शन नहीं होगा। सुनीता विलियम्स सबसे ज़्यादा दिन तक रहने वाले अंतरिक्ष यात्री हैं जो अंतरिक्ष में बिताए हैं। कल्पना चावला भारत की पहली महिला, भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं, और राकेश शर्मा भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री हैं। ये तीनों अंतरिक्ष यात्री हैं, जबकि महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेटर हैं, इसलिए चारों में सबसे अलग है महेंद्र सिंह धोनी। तीनों अंतरिक्ष यात्री हैं, बल्कि एक क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया है दोस्तों न्यूमेरिकल, इसको सोल्व कीजिए। बहुत बार मैं बताता हूँ और वही क्वेश्चन सेम टू सेम आ जाता है, इसलिए कहा जाता है कि 5 किलोग्राम की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, इस प्रक्रिया में कितना कार्य लगा? यानी कि W बराबर पूछता है। जब कोई वस्तु को ऊपर उठाया जाता है और गुरुत्वीय त्वरण के विरुद्ध काम किया जाता है, तो वैसे में स्थिति में mgh सूत्र लगाते हैं। m हुआ गया मास, g हो गया गुरुत्वीय त्वरण, h हो गया ऊंचाई। तो m मास द्रव्यमान कितना है 5 kg, गुना g कितना लेने बोल रहा है 9.8 मीटर और मीटर पर सेकेंड, और h बोल रहा है कितना ऊंचाई उठाया, तो 2 मीटर की ऊंचाई उठाया। तो 5 दूना 10 और 10 से गुना करेंगे, 10 गुना 9.8 तो बराबर 98 जूल आ जाएगा, वर्क होगा इसको उठाने में किया गया कार्य दोस्तों, जो कि आपका ऑप्शन दिया हुआ है 4 नंबर बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस व्यक्ति का चयन की जो दिए गए समूह में असंगत है, माने समूह से अलग रहता है। यह देखिए विश्वनाथन आनंद दोस्तों, ये अलग हैं। विश्वनाथन आनंद क्यों अलग हैं? यहाँ पे भी गलत महसूस हो रहा है दोस्तों। यहाँ देखिए पेंटाला हरिकृष्णन है, थोड़ा सा पेंटाला हरिकृष्णन, साइना नेहवाल और कोनेरू हम्पी। साइना नेहवाल इसमें याद रखेंगे दोस्तों प्रोफेशनल बैडमिंटन है, जबकि पेंटाला हरिकृष्णन, विश्वनाथन आनंद और कोनोरी हम्पी ये तीनों शतरंज के खिलाड़ी हैं। तो ये तीनों सेम है दोस्तों, 1, 2 और तीनों। साइना नेहवाल बैडमिंटन खेलते हैं, यानी कि ये ऑप्शन गलत दिया हुआ है आपके बुक में। विश्वनाथन आनंद भारत के सबसे पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं और वर्ल्ड चैंपियन भी बने हैं, तो इसलिए ये याद रखेंगे। इसका ऑप्शन भी आंसर 3 नंबर सही होगा। ये गलत, ये तीनों 1, 2 और 3 तीनों सेम है और 3 नंबर ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूजीलैंड के ऑक्टेव्स, ये तो बराबर, ये तो लगता है कसम खा लिया है एग्जामिनर, सभी सेट में ये क्वेश्चन देता है और मैं सब सेट में इसको बार बार कराते आया हूँ। जो मेरा हर एक सेट को सुन रहे हैं उनको पता होगा कि मैं सब सेट में इसको कराते आया हूँ। आवर्त सारणी बनाने का सबसे पहला प्रयास डोबरेनर के द्वारा किया गया था, वो त्रिक नियम दिए थे, उसके बाद न्यूजीलैंड ने दिया था। ये अष्टक नियम दिए थे। ये अष्टक नियम एक नया आज चीज़ बताता हूँ आप लोगों को कि न्यूजीलैंड का अष्टक नियम ये संगीत के 7 सुरों पर बैठाए थे, सा रे गा मा प ध नी सा। तो वही कहता है जैसे संगीत में सारे गामा प ध नी सा, नी के बाद फिर से सा आता है, उसी तरह से हर एक 8वां जो तत्व है उसका गुण पहले गुण के समान होता है। यही बोला गया है कि न्यूजीलैंड के ऑक्टेव्स के नियम के अनुसार प्रकृति में कितने तत्व मौजूद हैं। न्यूजीलैंड जब आवर्त सारणी बता रहे थे उस समय कहा जाता है कि जब प्रकृति में 56 तत्व मौजूद थे। ये बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग टिंचर आयोडीन, खांसी सिरप और कई टॉनिक तैयार करने में किया जाता है? तो कहा जाता है कि टिंचर आयोडीन का टिंचर, या फिर खांसी का सिरप, या फिर जो है कई टॉनिक बनाते हैं। तो इथेनॉल का दोस्तों प्रयोग किया जाता है टॉनिक बनाने में या खांसी का सिरप बनाने में। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इथेनॉल एक अच्छा सॉल्वेंट होता है, विलायक होता है, घोल, इसलिए इसका प्रयोग कई दवाएं बनाने में किया जाता है, जिसको कि अभी हम लोग पढ़े खांसी सिरप, टिंचर आयोडीन और कई टॉनिक्स में। इथेनॉल को एथिल एल्कोहल भी कहा जाता है। इथेनॉल का सूत्र क्या है? C2H5OH, इसी को एथेनॉल भी बोलते हैं या इथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
किस लेखक ने अपनी हालिया पुस्तक सिलेक्शन डे के विषय के रूप में भारत में क्रिकेट के लिए जुनून का वर्णन किया है? भारत में क्रिकेट के लिए क्या जुनून है, वही अपने हालिया पुस्तक सिलेक्शन डे के विषय के रूप में लिखे हैं। तो उस समय चर्चा में थे अरविंद अडिगा। अरविंद अडिगा ने ये पुस्तक को लिखा है। और अमीश त्रिपाठी ज़्यादा रामायण के कलाकारों से संबंधित लिखते हैं। रावण के बारे में, रावण से स्टार्ट होकर एक बुक है सीता द मिथिला प्रिंसेस, ऐसे करके भी बुक लिखे हैं। राम के बारे में अयोध्या प्रिंस ऐसे करके लिखे हैं अमीश त्रिपाठी। तो इस तरह से इसको याद रखेंगे। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान है। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान दोस्तों कितना होता है, इसके बारे में बताया, याद रखेंगे। 5.3 गुने 10 पर पावर -23 ग्राम होता है ऑक्सीजन का एक अणु का द्रव्यमान। ऑक्सीजन के एक अणु का परमाणु भार कितना होता है? 16 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एम द्रव्यमान वाली एक वस्तु गति v के साथ स्थानांतरित होती है। इसमें गतिज ऊर्जा k है, यानी कि गतिज ऊर्जा k है, एम द्रव्यमान की है और v वेग की साथ है। इसका वेग दुगना कर दिया जाए, इसका वेग दुगना कर दिया जाए एम द्रव्यमान के वस्तु जो v वेग से गति कर रही है, तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? गतिज ऊर्जा बराबर सूत्र पढ़े होंगे, हाफ एम भी स्क्वायर। तो वेग को दुगना कर दिया जाए दोस्तों, यानी कि v के जगह 2v कर दिया जाए, तब कहा जाता है कि इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। तो इसकी गतिज ऊर्जा इस सूत्र पे बैठा लेंगे। यहाँ से देखिए क्या करते हैं, k बराबर v को दुगना कर दिया जाता है, 2v हो जाएगा। शॉर्ट में देख लीजिए, 2v का स्क्वायर मतलब 2 दूना 4v स्क्वायर, यानी कि पहले के अपेक्षा 4 गुना हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 4k हो। पहले जितना k था अब हो जाएगा 4k, 4 गुना। फिर से इसको अगर सोल्व करना चाहते हैं तो इस तरह से सोल्व कीजिए। k बराबर पहले हाफ एम भी स्क्वायर था, और नया जो है वेग दुगना हो जाता है, तो नयका जो हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम 2v का स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं हाफ एम 4v स्क्वायर। तो कह रहा है इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। तो पहले तो हाफ एम भी स्क्वायर है था ही, इससे देखिए 4 को आगे हम निकाल लेते हैं, और हाफ एम भी स्क्वायर। तो ये हाफ एम भी और ये हाफ एम भी है, तो दोनों बराबर है, लेकिन बढ़ा कितना? 4 गुना। यही 4 गुना अब बढ़ के ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट में निम्नलिखित केंद्रीय मंत्रियों में कौन सी शिवसेना पार्टी का सदस्य है? अनंत गीते उस समय थे, शिवसेना पार्टी से संबंधित थे। बाकी नितिन गडकरी तो बीजेपी ही से संबंधित है। नितिन गडकरी को अभी वर्तमान में कौन मंत्री का प्रभार दिया गया है, कमेंट कीजिएगा। तो अभी हाल में जो मंत्री परिषद का मंत्रिमंडल का जो निर्माण हुआ है, उसमें नितिन गडकरी को कौन सा मंत्री पद दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति भूमि से 25 किलोग्राम सामान उठाता है और इसे भूमि से 2.5 मीटर ऊपर सिर पर रख लेता है। यदि जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो सामान पर लिए गए कार्य। अभी जस्ट इसी के जैसा क्वेश्चन एक ऊपर में आया था। डब्लू बराबर कार्य कितना होगा? यदि कोई एम द्रव्यमान का वस्तु हो जिस पर गुरुत्वीय त्वरण लगता है, जिसको एच ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो डब्लू बराबर एम जी एच होता है। तो डब्लू बराबर एम कितना था? 25 kg था। एम 25 kg था, 25 kg, और उसे जी लेने के लिए बोल रहा है कितना? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गुरुत्वीय त्वरण।
गुरुत्वीय त्वरण 10 लेने के लिए बोला, और एच कितना उठाया 2.5 मीटर, तो 2.5 दे देते हैं। अब इसको याद रखेंगे, तो इससे 10 से गुना करेंगे तो ये भी 25 हो जाएगा 2.5, तो 25 गुने 25 625 हो जाएगा, 625 जूल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर। जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रहने वाले समुद्री जीव हैं? तो इसमें याद रखेंगे दोस्तों कि इसका ऑप्शन एकिनोडर्मेटा होता है। वो जो है जंतुओं का ऐसा समूह है जो विशेष रूप से मुक्त रहने वाले समुद्री जीव हैं। विशेष रूप से मुक्त रहने वाले समुद्री जीव में एकिनोडर्मेटा आते हैं। संघ जो है कुछ ऑर्थोपोडा, मोलस्का, निमेटोडा के जंतु समुद्री स्वच्छ जलीय दोनों ही जगह होते हैं। मोलस्का में तो घोंघा, सीप ये सब आता है। ऑर्थोपोडा में रेंगने वाले भी कीड़े मकोड़े आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस मोबाइल निर्माता कंपनी ने 2017 में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का प्रायोजक होने के लिए 5 वर्षों का अनुबंध किया है? तो उस समय किया था ओप्पो दोस्तों। अभी भारतीय टीम का जर्सी का प्रायोजक है ड्रीम 11, जिसको आप लोग पढ़े हैं ड्रीम 11 देखते हैं पर प्रायोजक। जबकि भारत में खेले जाने वाले घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का जो है प्रायोजक है IDFC फर्स्ट बैंक। IDFC फर्स्ट बैंक यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66 नंबर। कर्नाटक का कंबाला त्यौहार किससे संबंधित है? तो कर्नाटक का कंबाला त्यौहार भैंसों की दौड़ से है दोस्तों। भैंस इसमें दौड़ाया जाता है और इससे रिलेटेड एक पिक्चर भी बना हुआ है। इसमें एक ऑप्शन देखिए, यहाँ पे है सांडों की लड़ाई, जो स्पेन का राष्ट्रीय खेल होता है, बुल फाइटिंग जिससे बोलते हैं, इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67 नंबर। उस आध्यात्मिक गुरु का नाम बताइए जिसे प्रसिद्ध यहूदी मानवीय अधिकार संस्था द्वारा मानव गरिमा, अंतर्धार्मिक संबंध एवं लोगों के बीच सहिष्णुता के संवर्धन हेतु सम्मानित किया गया है। तो कौन आध्यात्मिक गुरु हैं जिन्हें यहूदी मानवीय अधिकार संस्था द्वारा सम्मानित किया गया है? तो श्री रविशंकर जी हैं, उन्हें यह सम्मान से नवाजा गया है। मोरारी बापू एक ऑप्शन में, ये कथावाचक हैं, ये बहुत अच्छा कथा करते हैं। बाबा रामदेव का इसमें ऑप्शन है, देखिए ये तो योग गुरु हैं जो वर्ल्ड में योग को फेमस करने में भी इनका अहम योगदान रहा है। आसाराम बापू अभी जेल में है रेप कांड में। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर। कौन सा कथन सत्य है? ध्वनि का वेग होता है, कह रहा है कि ध्वनि का वेग होता है, इससे रिलेटेड कौन सा कथन सत्य है? सर्दियों के तुलना में गर्मियों में कम होता है ध्वनि का वेग। तो याद रखेंगे कि सर्दियों के तुलना में गर्मियों में अधिक होता है, इसलिए डी ऑप्शन सही है। मौसम पर निर्भर नहीं करता है, तो तीसरा ऑप्शन है। मौसम पर तो निर्भर ही किया, क्योंकि सर्दियों के तुलना में गर्मियों में अधिक होता है। सर्दी और गर्मी में एक समान होता है, दूसरा ऑप्शन है, जो कि गलत है। सर्दी गर्मी एक जैसा कैसे होगा? तो इस तरह से चौथा ऑप्शन याद रखेंगे। 69 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किसमें निम्न प्रतिरोधकता होती है? मतलब जो करेंट को कम रोकता है, यानी कि पास होने पूरा देता है, तो निम्न प्रतिरोधकता नाइक्रोम में होती है। ये पूरा करंट को अपने में से गुजरने देता है। ग्लास रोक लेता है, इवोनीट रोक लेता है, और नेक्स्ट ऑप्शन हीरा है, ये भी विद्युत का कुचालक है, तो ये भी उच्च प्रतिरोधी। जो कुचालक है विद्युत का वो उच्च प्रतिरोधी है, और जो कम मतलब कुचालक है वो निम्न प्रतिरोधी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73 नंबर। कॉपर और एल्युमिनियम भी निम्न प्रतिरोधकता के लिए जाने जाते हैं।
जबकि चांदी और सोना अति निम्न प्रतिरोधकता के लिए जाने जाते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कहा जाता है कि निम्नलिखित में गुजरात राज्य में स्थित कौन सा शहर अपना हीरा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो हीरा उद्योग के लिए सूरत है, जहाँ की बहुसंख्यक में वहाँ प्रवासी लोग जाते हैं दूसरे राज्यों से और काम करने के लिए। सूरत में, सूरत को हीरा के कटिंग के लिए जाना जाता है। अहमदाबाद को भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। हीरे के उद्योग के लिए गुजरात का सूरत और नवसारी शहर दोनों प्रसिद्ध है। सूरत में हीरे का कटिंग और पॉलिश का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 75 नंबर। यदि एक गेंद को 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो 6 सेकंड के बाद उसके विस्थापन का परिणाम कितना होगा? तो दोस्तों गति के समीकरण से आप लोगों ने पढ़ा होगा एस बराबर यू टी, और कभी भी ऊपर फेंका जाए तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर होगा। अगर प्लस में रहेगा, ऊपर नहीं फेंका जाएगा तो प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे मेन सूत्र देखिए ये होता है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहाँ ए होता है त्वरण। तो यहाँ तो ऊपर फेंका गया तो गुरुत्वीय त्वरण लगेगा, तो जी यहाँ पे हो गया इसके जगह पे। और चूंकि नीचे रहता है तो प्लस होता है, मतलब ऊपर की ओर फेंका गया इसलिए गति के विरुद्ध कार्य करेगा गुरुत्वीय त्वरण, इसलिए माइनस। अब इसमें बैठाइए एस बराबर यू, प्रारंभिक वेग कितना था 40 मीटर, तो 40 कर दिए। टी कितना है तो कहता है 6 सेकेंड, तो 6 सेकेंड माइनस का माइनस, हाफ का हाफ। गुरुत्वीय त्वरण कितना लेने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन में? तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ गुना 10 कर देते हैं और गुना टी का स्क्वायर। तो टी का स्क्वायर हम लोग 6 दिया है समय में, तो 6 का स्क्वायर कर दिए। 6 चौक 24, 240 हो गया माइनस 5 दूना 10, 6 छक 36 बचे 180, यानी कि टोटल 60 मीटर आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन, इसको फिर से बैक करके देख लीजिएगा, 60 मीटर आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद, और लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें। बहुत बोरिंग